चीज से डरने वाले नहीं है। जी जी। हाँ, खून में ही नहीं है डरना। हाँ, एक सफल इंसान मतलब कोशिश कर रहे हैं मतलब बनने के, लेकिन खतरे से तो खेलना पड़ रहा है और लोग आपको डरवा रहा है। क्या आप डरने वाले हैं? मेरे ख़ानदान में कोई नहीं डरा है तो हम कैसे डरेंगे। वो हम बता ही चुके आपको कि हमारे खून में डरना नहीं है। यहाँ पे हमेशा से ऐसा होता रहता है और इसी के चलते मैं बहुत आना जाना भी बहुत कम कर चुका हूँ। यहाँ पे हमेशा किसी न किसी तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन बेतिया पुलिस हमारी मदद करती है हमेशा। थैंक यू बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है नगर प्रशासन को। वो लोग हमेशा मदद करते हैं और थोड़ा बहुत तो है तो फिर हम अपना कंप्लेन वगैरह है, कोर्ट में केस चल रहा है तो हम लोग उस पर भी फोकस किए हुए हैं। यहाँ से बिहार सरकार की जो गाड़ियाँ हैं वो उसका संचालन जो है वो हम देखते हैं, एक जिम्मेवारी है और जितना भी हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि जन जन के पास, आम आदमी के पास जो ये बिहार सरकार द्वारा बिहार परिवहन की जो सुविधा है वो पहुँचे। तो इसके लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। तो पहले जो है बहुत पहले बिहार सरकार की गाड़ियाँ यहाँ से चलती थी, बसें चलती थी, उसके बाद कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी। फिर हम ऑथराइज एजेंट हुए यहाँ पे और हम परिचालन करवा रहे थे तो एक दो बसेस जो थी वो शुरू हुई थी, लेकिन अभी के समय में लगभग 15-17 बसें जो हैं वो प्रतिदिन चल रही हैं। थोड़ा टाइम टेबल बताइए, किराया वगैरह थोड़ा बताइए, पूरा डिटेल्स बताइए। जी 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 जी, सुबह 5 बजे से लेके और 11 बजे रात तक हमारी सर्विस है, सरकारी बस। जी जी। हमारा जो किराया है मतलब गाड़ियों के ये पे बांटा जाता है, जैसे किसी का 260 भी है, 285 भी है, किसी का 300 भी है और किसी का 350 भी है। तो यहाँ से तो मैक्सिमम जो किराया है वो 300 ही है। हमारी गाड़ियाँ जो है, हम लोग का जो टारगेट होता है 5 से 6 घंटे के बीच में पहुँचाने का होता है और ज़्यादातर हम लोग उसको अचीव कर भी लेते हैं। अब जाम वगैरह लग गया तो वो अलग चीज़ है, वो तो किसी के हाथ में है नहीं। लेकिन यहाँ हम लोग सर्विस का काफ़ी ख्याल रखते हैं कि आम आदमी को जो है परेशानी ना हो। और पटना में शहर के बीच में जी, हाँ, जैसे आपको जंक्शन, गांधी मैदान, ये सब जो पॉइंट है, फुलवारी, एयरपोर्ट, वहाँ तक हमारी गाड़ियों का सर्विस है तो लोगों को वहाँ भी सुविधा मिलती है। जैसे यहाँ तो हम कम किराए में भेजते ही हैं। जैसे कि एग्जैक्ट लोकेशन तो बेतिया के मालूम है कि यहाँ से सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक सर्विस है। लेकिन थोड़ा पटना के लोकेशन बताइए, वो कहाँ पर आपकी बस, जो सरकारी बस जो उधर से पटना से बेतिया आएगी, थोड़ा लोकेशन। पटना से बेतिया के लिए वहाँ से भी सुबह 6 बजे से बसें शुरू होती है, रात को 11:45 तक। किस किस लोकेशन से? वहाँ आपको फुलवारी शरीफ और पटना गांधी मैदान से मिलती है और फिर वहीं राजेंद्र नगर होकर वापसी होती है बसों की। जी। आपके पिताजी की हम तस्वीर देख रहे हैं। जी जी। बड़ा सम्मान के तौर पर आप एक तरह से याद कर रहे हैं, क्या कहिएगा अपने पिताजी को, कैसे याद करिएगा? पिताजी आदर्श थे हमारे और आजीवन रहेंगे। उनकी बताई हुई बातें हैं जिसको लेके हम लोग मतलब अपनी उम्र तो जिएंगे उस चीज़ को लेके। तो मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा जो ये था हम लोगों का, मान सम्मान, धन संपत्ति समझिए, सम्मान समझिए, सब कुछ हमारे पिताजी थे। और उनकी जो बताई हुई बातें हैं उनको लेके हम आजीवन चलेंगे। साथ में आपके चचा जान हैं, अभिभावक के तौर पर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गार्जियन हैं और इन्हीं लोगों के बताए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जामिया वाली चौक में मौजूद हूँ। बिहार के पश्चिमी चंपारण, गांधी की क्रम भूमि रहा है वो भी सत्याग्रह भूमि, पश्चिमी चंपारण दोनों चंपारण में। इसी बीच हमारे साथ हैं प्रिंस कुमार उर्फ मोहित, जो कि एक सफल युवा व्यक्ति हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, जो कि बिहार सरकार का जो सरकारी बस सेवा है जो कि इन्हीं के अंडर में है, बेतिया टू पटना के लिए सर्विस देते हैं। ओवरऑल तमाम इस तरह से डिस्क्राइब हम करेंगे इनकी व्यक्तित्व का। सबसे बड़ी बात है कि एक सफल बिजनेसमैन कम उम्र में होना इतना आसान नहीं है। इनके ऊपर जैसे कि बता रहे थे लगभग 2 बार गोलियां चल चुकी है, उनके अंदर गोलियां लगी है पेटों में। अभी भी तमाम एक चीज़ें, लगभग 1-1.5 महीना पहले जो बस स्टैंड में जो भगदड़ हुआ था, इनके ऊपर तरह से अटैक करने की कोशिश किया गया था। ओवरऑल एक सफल इंसान, एक सफल व्यक्ति, वो भी एक कम उम्र में होना आसान की नहीं होता है। ओवरऑल प्रिंस कुमार साहब क्या कहना चाहेंगे, इतने कम उम्र में सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे। और सफल अभी नहीं है हम लोग, मैंने सफल हो रहे हैं, सफल नहीं, अभी सीख रहे हैं। ठीक है। आदमी तो आजीवन सीखता है, वही हम लोगों का है। यहाँ से बिहार सरकार की जो गाड़ियाँ हैं वो उसका संचालन जो है वो हम देखते हैं, एक जिम्मेवारी है और जितना भी हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि जन जन के पास, आम आदमी के पास जो
ये बिहार सरकार द्वारा बिहार परिवहन की जो सुविधा है वो पहुँचे। तो इसके लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। तो पहले जो है बहुत पहले बिहार सरकार की गाड़ियाँ यहाँ से चलती थी, बसें चलती थी, उसके बाद कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी। फिर हम ऑथराइज एजेंट हुए यहाँ पे और हम परिचालन करवा रहे थे। तो 1-2 बसेस जो थी वो शुरू हुई थी, लेकिन अभी के समय में लगभग 15-17 बसें जो हैं वो प्रतिदिन चल रही हैं। थोड़ा टाइम टेबल बताइए, किराया वगैरह थोड़ा बताइए, पूरा डिटेल्स बताइए। जी, सुबह 5 बजे से लेके और 11 बजे रात तक हमारी सर्विस है, सरकारी बस। जी। हमारा जो किराया है मतलब गाड़ियों के ये पे बांटा जाता है, जैसे किसी का 260 भी है, 285 भी है, किसी का 300 भी है और किसी का 350 भी है। तो यहाँ से तो मैक्सिमम जो किराया है वो 300 ही है। हमारी गाड़ियाँ जो है, हम लोग का जो टारगेट होता है 5 से 6 घंटे के बीच में पहुँचाने का होता है और ज़्यादातर हम लोग उसको अचीव कर भी लेते हैं। अब जाम वगैरह लग गया तो वो अलग चीज़ है, वो तो किसी के हाथ में है नहीं। लेकिन यहाँ हम लोग सर्विस का काफ़ी ख्याल रखते हैं कि आम आदमी को जो है परेशानी ना हो। और पटना में शहर के बीच में हाँ, जैसे आपको जंक्शन, गांधी मैदान, ये सब जो पॉइंट है, फुलवारी, एयरपोर्ट, वहाँ तक हमारी गाड़ियों का सर्विस है। तो लोगों को वहाँ भी सुविधा मिलती है। जैसे यहाँ तो हम कम किराए में भेजते ही हैं। जैसे कि एग्जैक्ट लोकेशन तो बेतिया के मालूम है कि यहाँ से सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक सर्विस है। लेकिन थोड़ा पटना के लोकेशन बताइए, वो कहाँ पर आपकी बस, जो सरकारी बस जो उधर से पटना से बेतिया आएगी, थोड़ा लोकेशन। पटना से बेतिया के लिए वहाँ से भी सुबह 6 बजे से बसें शुरू होती है, रात को 11:45 तक। किस लोकेशन से? वहाँ आपको फुलवारी शरीफ और पटना गांधी मैदान से मिलती है और फिर वहीं राजेंद्र नगर होकर वापसी होती है बसों की। जी हाँ। और ये तो मैंने देखा है कि प्राइवेट से बसेस की तो बड़ा महंगा है, लेकिन आप एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार की दी हुई सुविधा को एक तरह से सुचारू से एक तरह से चालन कर रहे हैं। ये तो बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन आपके ऊपर तो, आप तो एक तरह से सुचारू रूप से चला रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर तो जान के ऊपर खतरा बन रहा है अच्छा काम करने की वजह से। वो अभी माननीय न्यायालय में वो केस चल रहा है। नवंबर में 2022 में मुझे गोली मारी गई थी मेरे सरकारी बस पे के पास में, जहाँ हमारी बुकिंग चल रही थी उसी काउंटर पे। तो इस बात को हुए लगभग 3 साल हो गए, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और उसके बाद हमने प्रे किया था बिहार गवर्नमेंट से, हमारे डीएम साहब से, कि हमें वेपन दिया जाए। तो उस आधार पे हमको फिर आर्म्स का लाइसेंस मिला, जो हम हमेशा लेके चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उसी समय रात के 8, साढ़े 8 के करीब में हम लोग बैठे हुए थे, हम थे और शहर के एक सम्मानित डॉक्टर साहब थे। तो दोनों हम लोग बैठे हुए थे, तब तक कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, जो आगे हमारे काउंटर वगैरह पे गिर गए। तो हाँ, तो हम लोग बीच बचाव के लिए उठे, क्योंकि मैं 24 आवर आर्म्स रखता हूँ अपने साथ, क्योंकि मेरे ऊपर थ्रेट है। बहुत बार मेरे घर के सामने भी आके गाली गलौज की गई है रात के समय में, और कई बार इसका मैंने आवेदन भी दिया हुआ है थाने में। तो इस वजह से कई बार गाड़ियों के पीछे भी हमारे जो है कभी हाँ, तो इस चीज़ को लेके हम लोग थोड़ा सक्रिय रहते हैं, हाँ, थोड़ा सा जागरूक रहते हैं, कोई बात ना। और इसी को लेके मैं 24 आवर, जो मेरे फैमिली के जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका है कि नहीं, आपको वेपन रखना है सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो कुछ दिन पहले विवाद हो रहा था और हम बीच बचाव कर रहे थे। उसी क्रम में आप ही के किसी न्यूज़ चैनल ने उसको वीडियो रिकॉर्ड करके और गलत तरह से जो है उसको वायरल कर दिया, जिसके लिए काफ़ी परेशानी हुई और मुझे जवाब देना पड़ा। और माननीय न्यायालय के द्वारा फिर मुझे 1 से 2 दिन के बीच में बेल मिला। हाँ, तो इस बात की तो परेशानी हुई, लेकिन हम लोग सक्रिय हैं और किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। जी, एक सफल इंसान मतलब कोशिश कर रहे हैं मतलब बनने के, लेकिन खतरे से तो खेलना पड़ रहा है और लोग आपको डरवा रहा है। क्या आप डरने वाले हैं? मेरे ख़ानदान में कोई नहीं डरा है, तो हम कैसे डरेंगे? वो हम बता ही चुके आपको कि हमारे खून में डरना नहीं है। यहाँ पे हमेशा से ऐसा होता रहता है और इसी के चलते मैं बहुत आना जाना भी बहुत कम कर चुका हूँ। यहाँ पे हमेशा किसी न किसी तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन बेतिया पुलिस हमारी मदद करती है हमेशा। थैंक यू बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है नगर प्रशासन को। वो लोग हमेशा मदद करते हैं और थोड़ा बहुत तो है, तो फिर हम अपना कंप्लेन वगैरह है, कोर्ट में केस चल रहा है,
तो हम लोग उस पर फोकस किए हुए हैं। अभी जैसे कि जो सरकारी बस सेवा का एक तरह से सुचारू तौर पर एक संचालन कर रहे हैं, तो एज ए जो भी एक तरह से यात्रीगण आते हैं तो उनसे एक तरह से डायरेक्ट मुखातिब होकर क्या कहना चाहेंगे कि आप आए हैं सेवा? हाँ बिल्कुल, उनसे हम लोगों का निवेदन है कि आप लोग, हाँ यात्रीगण से, कि आप लोग आए, हमारी जो बस सर्विस है उसका इस्तेमाल करें। और लगभग यूट्यूब से लेके हर जगह मेरा नंबर है और यहाँ पर भी दे देंगे। हाँ बिल्कुल। तो कभी भी अगर कोई त्रुटि अगर लगे आपको कि हाँ यहाँ पे कोई कमी है तो हमको बताएं, हम हर संभव कोशिश करेंगे जो भी हो सके हमसे कि उसको ठीक करें और आम आदमी के बीच जो है सुविधा जो है वो पहुँचे। कैसा लगता है जब अगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी मैं आपको एक तरह से इंट्रोड्यूस किया, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन तो होता है। आज के प्राइवेटाइज दौर में एक सरकारी सुविधाजनक बसेस को एक तरह से सुचारू रूप से चला देना, लोगों को फ़ायदा हो जाना, कहीं ना कहीं उससे लेकर क्या कहिएगा आप? ये सोशल वर्क में बहुत पहले से हमारे घर के लोग रहे हैं। हमारे चाचा जी अभी भी लगभग हमको लगता है 25-30 साल से सोशल वर्क में लगे हुए हैं। हमारे एक चाचा पटना में, वहाँ जो भी जाए उनका इलाज वगैरह का जो भी है सुविधा वो सब देते हैं। तो हम लोग में ये है कि हम लोग को सोशल वर्क करना है और अच्छा लगता है लोगों का मदद करके, या फिर हमारे युवा साथी जो हैं साथ साथ काम करते हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो तो उसमें हम लोग आगे रहते हैं। नेतृत्व की आवश्यकता हो वहाँ हम, मेरे परिवार, मेरे साथी लोग सभी अवेलेबल रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है सोशल वर्क करके। जी, तो आगे मतलब कि जैसे सोशल वर्क तो अपना प्रोफेशनल लाइफ है तो आप जी रहे हैं, लेकिन सोशल वर्क एक होता है एक तरह से सेल्फ, एक रूहानी आध्यात्मिक तौर पर सुकून होता है दिल में। आगे आने वाला समय में सामाजिक तौर पर क्या भी मकसद है, एजेंडा क्या है कि आगे किस किस क्षेत्र में एक तरह से सामाजिक तौर पर काम करना है? नहीं, हमारे जो लोग हैं वो पहले भी बाढ़ वगैरह में या बहुत जगह, मतलब जो हम लोग के साथी हैं, लोग नहीं कहेंगे सॉरी, हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं और आगे भी ऐसा कोई ज़रूरत पड़े तो हम लोग हर संभव हर तरह से बाढ़ की आपने बात कहा कि अभी तो अपने बिहार में बहुत बाढ़ आता है। बाढ़ का एक तरह से तमाम नदियाँ उफान पर आती है, बहुत नुकसान होता है, एक तरह से घर बह जाता है, बहुत तकलीफ होता होगा। हाँ, मुजफ्फरपुर साइड में पिछले बार हम लोग की जो टीम थी, पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, तो हम लोग जाके काफ़ी काम किए थे। और हमारे यहाँ भी अगर उस तरह की कोई आपदा आती है या फिर स्वास्थ्य संबंधित कोई चीज़ें होती हैं तो हमारे अपने जो साथी लोग हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत उनकी कई दुकानें हैं। हाँ, वो बहुत एक तरह से सस्ते रेट में दवाई मिलना। जी, तो हम उनसे हम लोग सभी मिल के उन दवाइयों को जन जन तक पहुंचाते हैं और मदद करते हैं जो भी हमसे हो सके। जी, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपके पिताजी की हम तस्वीर देख रहे हैं। जी, बड़ा सम्मान के तौर पर आप एक तरह से याद कर रहे हैं, क्या कहिएगा अपने पिताजी को, कैसे याद करिएगा? पिताजी आदर्श थे हमारे और आजीवन रहेंगे। उनकी बताई हुई बातें हैं जिसको लेके हम लोग मतलब अपनी उम्र तो जिएंगे उस चीज़ को लेके। तो मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा जो ये था हम लोगों का, मान सम्मान, धन संपत्ति समझिए, सम्मान समझिए, सब कुछ हमारे पिताजी थे। और उनकी जो बताई हुई बातें हैं उनको लेके हम आजीवन चलेंगे। साथ में आपके चचा जान हैं, एक तरह से अभिभावक के तौर पर हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारे गार्जियन हैं और इन्हीं लोगों के बताए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, आपको खतरा तो है, मैं जहाँ तक मैंने अभी तक मेरा का एनालाइज रहा है, आपको खतरा है, आप उस खतरे को कैसे निपट पाइएगा? लोगों से, खासतौर पर आपके चाहने वाले हैं, आप एक तरह से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो उनसे क्या आह्वान कीजिए कि हमारे लिए एक प्रार्थना कीजिए, एक होता ना आशीर्वाद, कैसे? देखिए, वीडियो में जो है आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो कभी भी चलाएं किसी चीज़ को तो उसको बढ़िया से सब चीज़ देख के गलत तरीके से ढंग से नहीं चलाएं, सुपरवाइज करके उन चीज़ों को चलाएं। अब जैसे बात कुछ और है, बताई कुछ और गई, दबंगई का एक मोहर लगा दिया गया कि आदमी दबंग है। बात क्या है, आर्म्स लेके क्यों चलता है? अभी तक जो है जो मुख्य अभियुक्त है हमारे केस में वो अरेस्ट नहीं हुए, इस बात पे किसी का फोकस नहीं है। किसी भी पत्रकार ने इस चीज़ को बताया नहीं। लेकिन आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए अगर वेपन रखता है, वो भी प्रशासन का दिया हुआ, तो उस चीज़ को गलत बता दिया गया है। तो एक तरह से एक चीज़ें गलत है और
नगर प्रशासन से, नगर जो हमारी पुलिस है नगर थाना से, और हमारे जो एसपी साहब हैं, डीएम साहब है, डीआईजी साहब हैं, उनसे जो है आग्रह है कि मतलब इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि मतलब कि आप चाहते हैं, एक तरह से आहत भी हैं कि अगर कोई मीडिया बंधु अगर कोई चीज़ें चला रहा है तो फुल चलाए, किसी तरह के मिसलीडिंग ना करे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह इस मिसलीडिंग की वजह से मेरी छवि का भी धूमिल हुई और आत्मसम्मान पे चोट लगा है। चूँकि हम लोग ना कोई नशा करते हैं ना कोई क्राइम करते हैं, लेकिन फिर भी एक मुहर लग जाना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आपको एक तरह से दिल में सेटिस्फेक्शन होगा कि हम गलत नहीं है, तो एक दिन हमारे साथ इंसाफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इंसाफ न्यायालय पर आपको, हाँ, न्यायालय पे भरोसा है। न्यायालय के वजह से ही हम माननीय न्यायालय की वजह से 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आ गए, और आप लोग भी बहुत भरोसा है कि इस चीज़ को सबको बताएंगे कि क्या हुआ था उस समय। जी जी, हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं, बशर्ते उस केस में दबाव बना के जिससे मेरे ऊपर FIR करवाया गया था, उसने अगले ही दिन जाके कोर्ट में एफिडेविट दिया अपना माननीय जज साहब के सामने कि नहीं, उनसे मेरा कोई जान पहचान नहीं है, उनके वेपन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो विवाद को सुलझा रहे थे। अगर आपके पास वेपन है तो सेल्फ डिफेंस के लिए है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम लेके नहीं चलेंगे। अगर जिला प्रशासन सुनिश्चित कर दे हमारी सुरक्षा तो वेपन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम कंक्लूड इसको करते हैं, कुछ आप दिल से कहना चाहें अपने लिए, समाज के लिए, कुछ भी दिल से। सबसे समाज से तो हमारी यही विनती है कि सारे समाज में जो है ऊंच नीच और बड़े छोटे जात धर्म का भेदभाव मिटा के युवा लोग जो है साथ आएँ, संगठित हो और राष्ट्र के लिए अच्छा काम करे, अपने बिहार के लिए, बेतिया जिले के लिए। बिहार के लिए आप मतलब बात करें, एक बिहारी होने गर्व भी है। बिल्कुल, और बिहारी होना एक तरह से दुर्भाग्य भी हो जा रहा है, क्योंकि मतलब कि अन्य राज्यों में मर जा रहे हैं बिहारी, कोई पुरसान हाल नहीं जाने। थोड़ा एक बिहारी युवा क्या चाहते हैं बिहार के लिए? नहीं, हम लोग तो मतलब बिहार के युवा तो यही चाहेंगे कि जैसे मुंबई के लोग बाहर कहीं कमाने नहीं जाते हैं, गुजरात के लोग कहीं कमाने नहीं जाते हैं, जैसे अदर स्टेट के लोग जो हैं, जो डेवलप स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे गुजरात हो गया, साउथ हो गया, वहाँ के लोग हमारे यहाँ नहीं आते हैं, तो हमारा भी स्टेट इतना सशक्त हो कि हमारे भी युवा यहीं पे अपना सारा शुरुआत करें, यहीं से स्टेबल हो, होम स्टेट में अपना। जी जी, और हम भी बाहर ना जाए, यहाँ ही सब क्रिएट करें और यहाँ ही बने और बिहार को बनाए। बिहार को आप भी चाहते हैं बिहार एक ज्ञान की भूमि बने? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा रहा है। अरे ज्ञान की भूमि रही है, इसमें नो डाउट। बिहार से ज़्यादा ज्ञान देश में कहाँ है, उसमें कोई ये नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रिंस कुमार उर्फ मोहित, एक युवा हैं और सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। निगाहें इन पर बुरी निगाहें हैं, लेकिन लोगों की आशीर्वाद है, दुआ है, तभी भी डट कर खड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से मीडिया ट्रायल का पीड़ित भी है, बता रहे हैं। बहरहाल हमारा काम है कि हर तरह से इनका भी एंगल दिखाया जाए, समाज में बताया जाए, और प्रोफेशनलिज्म जो है पत्रकारिता उसको निभाया जाए। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मैं तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण, बेतिया से।